अच्छा, अब जो हम टेक्निकल आर्टिकल हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल आर्टिकल मतलब हमारा जो पेपर है एसबीआर का, उसके अंदर टेक्निकल आर्टिकल्स कवर हो रहे होते हैं। अब टेक्निकल आर्टिकल्स के पास जो हमारे पास टेक्निकल आर्टिकल्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर अराउंड 15 to 20 मार्क्स या 10 to 15 मार्क्स कहीं ना कहीं नहीं इस पे क्वेश्चन आ रहा होता है। तो हमारे पास के टेस्ट हो रहे होते हैं क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर। हम पूरा सिलेबस भी कवर कर ले, लेकिन अगर पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे तो उसभी जब भी हमारा 85 to 90% सिलेबस कवर होगा, मतलब जो पेपर में मार्क्स आएंगे वो 90 मार्क्स हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 10 मार्क्स होते हैं वो बेस होते हैं टेक्निकल आर्टिकल्स पे। अब टेक्निकल आर्टिकल क्या चीज़ है? टेक्निकल आर्टिकल वो है मतलब कि वो बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो है। अब जो भी आपके विद इन द वर्ल्ड, विद इन द स्कोप जो इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारे पास मसले चल रहे हैं, उससे रिलेटेड उस बेसिस पे हमारे पास टेक्निकल आर्टिकल्स बन रहे होते हैं और उस बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ज़ाहिर है जो हमारा पेपर है, जो एसबीआर का पेपर है, अब वो सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट जिसे कहते हैं, मतलब वो सिर्फ हमसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको अकाउंटिंग करनी आती है या नहीं आती। सिर्फ वो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं कर रहा होता, वो देख रहा होता है कि आपके पास जो अकाउंटिंग नॉलेज है, वो आप कहीं और जगह किसी और सिनेरियो में उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर लिए, वो प्रैक्टिस कर ली और पेपर पास कर लिया। अब जो चीज़ें हैं जो हमारे, जब आप विद इन दी फर्म या विद इन दी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, ज़ाहिर है जो आप पास पेपर कर रहे होंगे उसमें तो विद इन द पास पेपर काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही होती है, काफ़ी तरीके से सिनेरियो रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे तो आपके पास हर टाइम कोई ना कोई नया सिनेरियो आ रहा होगा। तो उस नए सिनेरियो के अंदर आप अपना अकाउंटिंग नॉलेज जो चीज़ सीख के गए हो वो कैसे अप्लाई कर रहे होगे वो देखनी होगी। तो इसके अंदर ये एक क्या है, हमारे पास एक स्किल सेट सिखा रहा है कि आपने जो अकाउंटिंग नॉलेज सीखी है वो आप अप्लाई कैसे करेंगे अगर आपके पास कोई सिनेरियो आ जाए। तो वो टेक्निकल आर्टिकल आपको चीज़ें बता देगा, और ज़रूरी नहीं है वही चीज़ आपके पास एग्जाम में आ रही हो, उससे रिलेटेड चीज़ आ सकती है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन या अप्रोच ऑफ क्वेश्चन या आस्किंग ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकता है, अलग चीज़ मांग सकता है हमसे उसके अंदर। तो अब जैसे कि हमारे पास हमारा जो ACCA के वेबसाइट पे हमारे पास एक आर्टिकल है जिसका नाम है क्राउड फंडिंग एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है या जिसने AFM पढ़ा हुआ है उसको तो ये बात पता होगी कि क्राउड फंडिंग क्या चीज़ होती है। और वैसे भी शायद हम लोग SBL के अंदर और F1 के अंदर भी शायद ये चीज़ पढ़ के आए होंगे कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। तो एक बेसिक सी बात जो है कि हमारे पास जो क्राउड फंडिंग होती है वो क्या होती है, कोई ऐसी अप्रोच या कोई मतलब एक ऐसा तरीका फ़ंड रेज़ करने का। किस चीज़ करने का? हमारे पास एक अप्रोच है किस चीज़ की, फ़ंड रेज़ करने की। हमारे पास जैसे नॉर्मली हम पब्लिक लिस्टेड हो जाते हैं, कंपनी पार्टनरशिप कर लेते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बन जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं, सोल ट्रेडर से काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक क्राउड फंडिंग इज़ अ बेस टू रेज फंड। हमारे पास और भी तरीके होते हैं, लोन नोट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। इसी तरह एक हमारे पास एक टाइप है किस चीज़ की, फ़ंड रेज़ करने की। अच्छा, क्राउड फंडिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बिज़नेस आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है। हमारे पास एक वेबसाइट है किस चीज़ की, जो कि जहाँ पे क्राउड फंडिंग होती। क्या होती है क्राउड फंडिंग? मतलब लोगों से, पब्लिक से पैसे जमा होते हैं इस वेबसाइट पे। कैसे जमा होती है? मेरे पास कोई बिज़नेस आइडिया है, मैंने ये बिज़नेस आइडिया अपना इस वेबसाइट पे आके बताया लोगों को। क्या किया? इस वेबसाइट पे आके मैंने अपना बिज़नेस आइडिया शेयर किया, और जो जनरल पब्लिक है उन जनरल पब्लिक के सामने मैंने अपना ये आइडिया प्रेजेंट किया कि मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है, मैंने कोई इलेक्ट्रिक बाइक बनानी है, या मैंने कोई क्या कहते हैं
सोलर से चार्ज होने वाला फ़ोन बनाना है वगैरह वगैरह, कोई भी अब नई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनानी है, कुछ भी करना है, इस तरीके से अपना बिजनेस आइडिया जनरल पब्लिक पे शेयर किया। अगर तो वो जनरल पब्लिक को आइडिया पसंद आ गया तो वो क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे। क्या देंगे, आपको पैसे देंगे, दैट इज़ डॉलर्स मनी, आपको पैसे दे रहे होंगे। अब वो जो पैसे दे रहे होंगे, अब यहाँ तक तो हो गया ना कि पैसे दे रहे हैं, यहाँ तक आपने अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया, यहाँ से आपको पैसे मिले। अब जो इन्होंने पैसे दिए हैं, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। पैसे तो दे दिए आपने, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस सेटअप करने के अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई, लीगल लॉस आ गए, बिजनेस सेटअप करने के लिए फॉर्मेलिटीज़ आ गई, वो तो अलग जगह है, वो तो आपकी लॉ ऑफ कंप्लाइंस के अंदर, कंप्लाइंस ऑफ लॉ के अंदर जारी होगी, वो तो एक अलग चीज़ है। जब बिजनेस सेटअप हो गया, जो पैसे मिल गए, उसकी अकाउंटिंग विद इन द बिजनेस कैसे होगी, ये चीज़ देखने, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप बिल्कुल एक नए अकाउंटेंट हो, आपके पास ये चीज़ आ रही है और आपने इससे पहले नहीं की, तो आप इस चीज़ को कैसे कर रहे होगे। तो हमने अब अपना आइडिया शेयर करके बिजनेस से और जनरल पब्लिक से पैसे रेज कर लिए। अब क्राउड फंडिंग से किस किस तरीके से हमें पैसे आ सकते हैं। तो हमारे पास पहला तो क्या तरीका है, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। क्या है हमारे पास, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब इसमें क्या होगा, जो भी, अब इसके अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टर होगा वो क्या दे रहा होगा, जो भी इन्वेस्टर है वो हमें क्या दे रहा होगा, पैसे दे रहा होगा। हमारा बिजनेस आइडिया देख के, सब कुछ देख के और प्रोडक्ट को समझ वगैरह के सब कुछ करके पैसे दे रहा होगा। और उसको इन रिटर्न उसको जो कंपनी सेटअप होगी उसके क्या मिल रहे होंगे, शेयर्स मिल रहे होंगे। क्या मिल रहे होंगे, उसको शेयर्स मिल रहे होंगे। जब वो कंपनी सेटअप हो जाएगी उसको क्या मिल जाएंगे, शेयर के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। भाई इस कंपनी में इस बंदे ने इतने पैसे दिए थे थ्रू क्राउड फंडिंग, तो अब इसको इतने शेयर मिल रहे हैं। तो अब ये शेयर हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्विटी बन जाएगी। जब कंपनी सेटअप हो जाएगी, अब हमारी इक्विटी के अंदर ट्रेड हो रहा होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास किस तरीके से फंड रेज हो रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई डेट बेस क्राउड फंडिंग, मतलब कि भाई जो भी बंदा है, अब ये हमारे पास एक तरीके से कंट्रीब्यूटर है, लेंडर है, बैंक है, या कुछ भी एक तरीके से हमें क्या कर रहा है, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, लैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, पैसे हमें लैंड कर रहा है हमारे बिजनेस आइडिया को सुन के, क्योंकि वो चाहता है कि भाई अब ये बिज़नेस सेटअप हो, इससे बिज़नेस से फ़ायदा हो, लोगों को एम्प्लॉयड हो, नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए, कंपटीशन हो, चीज़ें वो चाहता है, इसलिए हमें वो पैसे दे रहा है। लेकिन हमें एज अ बेस ऑफ लैंडिंग कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसे। क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसे एज अ लोन। पैसे क्या कर रहा है, एज अ लोन टू दैट बिजनेस। जो बिज़नेस वो सेटअप होने जा रहा है, जिसके लिए क्राउड फंडिंग, जिस बिज़नेस के लिए क्राउड फंडिंग की है, उस बिज़नेस के लिए एज अ लोन दे रहा है थ्रू क्राउड फंडिंग, कि भाई हम आपको, आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लें, हम आपको आज पैसे दे रहे हैं। जिस मीडियम, वो मीडियम क्या है, क्राउड फंडिंग का, तो वो हमें एज अ लोन दे रहा है। तो इसके बदले आज इसने लोन दिया है, तो उसको फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डिबेंचर्स होंगे, ये कह सकते हैं हम इसको, डिबेंचर कह सकते हैं, या हम किसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोन नोट कह सकते हैं। कि उसको एक तरीके से जो उसने पैसे दिए उसको हम लोन नोट दे रहे होंगे। और इन फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 साल के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो मैं 5 साल के लिए पैसे दे रहा हूँ। तो उन 5 ईयर्स तक, फॉर एग्जाम्पल 5 साल तक दिया है, तो उन 5 ईयर्स तक उसको क्या जा रहा होगा, उस बैंक कंपनी सेटअप होने के बाद इंटरेस्ट जा रहा होगा। और एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसको वापसी क्या जा रही होगी, रीपेमेंट जा रही होगी। इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा कि फिर वो बिज़नेस चले, बर्बाद हो जाए, कमाए, कुछ भी करे, उसको क्या से फ़र्क पड़ रहा होगा, सिर्फ उसको अपना सूद से फ़र्क है और उसको अपनी रीपेमेंट से फ़र्क है। उसको इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो फिर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल होता है या किस चीज़ से होता है। उसने आपको बिज़नेस सेटअप करने के लिए पैसे दे दिए। फिर हमारे पास एक और टाइप होती है क्राउड फंडिंग के लिए, रिवॉर्ड बेस क्राउड फंडिंग। अच्छा, अब रिवॉर्ड बेस क्राउड फंडिंग में क्या हो रहा होगा, इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, प्रॉमिस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, प्रॉमिस कर रहे होंगे किस चीज़ का, कोई भी स्पेसिफिक आइटम। अब वो स्पेसिफिक आइटम क्या होगा, उस जिस बंदे ने पैसे दिए हैं, उसके लिए वो ये जो भी वादा किया उसको, अब वो वादा क्या किया होगा,
जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ये पैसे लिए हैं, जिस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए और जो उससे प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, वो उनको क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोमिस 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 ऑफ स्पेसिफिक आइटम दैट इज़ रिवॉर्ड टू कंट्रीब्यूटर्स बिफोर द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस। मतलब कि भाई हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने बोला कि सोलर वाला फ़ोन बना रहा हूँ मैं, सोलर से खुद ही चार्ज हो जाएगा, तो आप सिर्फ उसको डायरेक्ट धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी खड़े हुए रास्ते में बात कर रहे हो, अगर उसको धूप लग रही है तो वो साथ साथ चार्ज होता रहेगा। तो ये मैंने बना दिया कोई सोलर फ़ोन, तो मैंने उनको वादा किया कि भाई सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे ये पैसे दिए हैं, जिन लोगों ने मेरी कंपनी के अंदर मुझे फ़ंड रेज़ किया है, मुझे बिज़नेस सेटअप करने में पैसे दिए हैं, उन लोगों को मैं ये पहले एज अ फ़ोन रिवॉर्ड दे दूंगा। मैं एज अ फ़ोन उनको आपको एज अ रिवॉर्ड दूंगा क्योंकि आपने मेरी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है। बिफोर जनरल पब्लिक जिन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं अपने उन पब्लिक से पहुंचने से पहले जिन लोगों ने मेरी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है, मैं उनको ये फ़ोन दे दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो कंपनी से प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चाह रहे कि उनके पैसे डबल हो जाए। वो सिर्फ चाह रहे क्योंकि जिस प्रोडक्ट के लिए, जो उनको प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं ताकि वो बिज़नेस सेटअप और वो प्रोडक्ट बनाए, तो उनको सिर्फ उस प्रोडक्ट से मतलब है कि बस वो प्रोडक्ट उन्हें मिल जाए। उनको ये इससे ताल्लुक़ नहीं कि फिर वो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, उनकी जो उन्होंने पैसे दिए हैं वो डबल हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, उससे उनका ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पैसे दिए, उनका सिर्फ उससे ताल्लुक़ है। वो चाहते हैं उनको प्रोडक्ट वो मिल जाए। मतलब कि ये वो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग होते हैं जिनको हु वांट अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कि हम कहें ना अगर आईफोन वाले के उनको भाई अब आईफोन 11 है तब उनको 12 चाहिए, 12 है तो 13 चाहिए, बस उनको कोई ना कोई नया वर्जन जैसी है वो सबसे पहले उनको चाहिए। तो इट कैन बी है कि भाई उनको बस नया प्रोडक्ट चाहिए तो बस उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर हमारे पास क्या होता है, एक और तरीका, डोनेशन बेस क्राउड फंडिंग। कौन सी डोनेशन बेस क्राउड फंडिंग? अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो हमें पैसे दे रहे हैं कंट्रीब्यूटर्स, वो हमें क्या दे रहे हैं, एक तरीके से डोनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डोनेशन दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि वो प्रोजेक्ट या कोई भी जो कंपनी जो भी है प्रोडक्ट सेटअप, जिस बिज़नेस के लिए जो प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए बिज़नेस सेटअप हो रहा है, या कोई भी एक पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए पैसे रेज हो रहे हैं, तो उनका वो ताल्लुक़ क्या है, उन्होंने उसके लिए डोनेशन दी हैं। क्या दी है? डोनेशन दी है। और मे भी कि उनको क्या करें, कोई रिवॉर्ड्स मिल जाए इन रिटर्न। ज़रूरी नहीं है कि वो रिवॉर्ड के लिए ही डोनेट कर रहे हों। तो इसमें इन दिस केस ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए उनको मिल जाए, इसके लिए डोनेट नहीं कर रहे। वो फॉर अ पर्टिकुलर कॉज भी कर रहे हैं। उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो के कितना प्रॉफिटेबल हो, उनको प्रोडक्ट वो मिले ना मिले, उनको चाहिए भी नहीं वो प्रोडक्ट। उन्होंने फॉर अ पर्टिकुलर कॉज की बिज़नेस सेटअप हो जाए, इससे एम्प्लॉयमेंट होगी, इससे इनकम लोगों की बढ़ेगी, सिर्फ वो एज अ पर्टिकुलर सोशल कॉज उन्होंने डोनेट कर दिए हैं पैसे। तो ना कोई उनको इससे ताल्लुक़ है कि उनको कोई प्रोडक्ट मिले वापसी या ना मिले। ठीक हो गया। तो हमारे पास 4 तरीके से हमने क्या देखा है कि हमारे पास इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है, डेब्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग है, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ इक्विटी वाला केस है, तो इन दिस केस हमें क्या करना होगा, हमें सब पे अकाउंटिंग की इम्प्लीकेशन बतानी होगी कि भाई अगर इक्विटी बेस है तो किस तरह अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट होगी, डेब्ट है तो डेब्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, रिवॉर्ड बेस है तो रिवॉर्ड बेस की कैसे अकाउंटिंग होगी, डोनेशन है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो हमारे पास इक्विटी वाली क्राउड बेस्ड फंडिंग थी, तो ये हमारे पास जा रहा होगा किसके अंदर, हमारे लिए क्या है, ये कैपिटल है। और ये कहाँ जा रहा होगा, हमारे पास अंडर IAS 32
दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन के कैसे कहाँ पे प्रेजेंट होगा इक्विटी के अंदर। अगर मैं कहूँ ये डेब्ट है, डेब्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग थी, तो हमारे पास डेब्ट का लोन कहाँ पे अकाउंट फॉर हो रहा होता है, हम किस तरह अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोन की देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारे, क्योंकि ये लोन हमारे लिए क्या होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी, इसको एमोटाइज कॉस्ट पे लेके जाना है, इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L लेके जाना है, अलग अलग जो भी मॉडल हम अप्लाई कर रहे होंगे उसकी बेसिस पे अब इसको अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, दैट इज़ अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं कहूँ हमारे पास रिवॉर्ड बेस थी, रिवॉर्ड बेस थी कि मतलब जिस लोगों ने हमें पैसे दिए उनका मेन मोटिव क्या है, उनको वो प्रोडक्ट मिले, तो उन्होंने हमें उस प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए, मतलब उन्होंने हमें जो पैसे दिए वो एक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए। अगर मैं कहूँ, अगर आपको IFRS 15 याद हो तो एक तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, किस चीज़ के लिए हैं कि एक प्रोडक्ट बनेगा, उसकी कोई प्राइस होगी, उसकी कोई वेरिएबल कंसिडरेशन होगी, पॉइंट ऑफ टाइम जब ओवर टाइम उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन होगी, तो वो हमारे लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है और इन दी रिटर्न हमें कोई चीज़ देनी, तो हमें उन्होंने किसी चीज़ के लिए पैसे दिए। तो ये इन केस ऑफ रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, तो ये रिवॉर्ड हमें कोई प्रोडक्ट देना है, तो हमें प्रोडक्ट दे के जो हमने पैसे कमाए और जो कॉस्ट इनकट की, तो हमें ये अंडर IFRS 15 रेवेन्यू वाले स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये चीज़ देखनी होगी कि भाई हमने कितना रेवेन्यू उसमें रिकग्नाइज़ करे, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल रिकग्नाइज़ करे, कब रिकग्नाइज़ करे, पॉइंट इन टाइम करे या ओवर टाइम करे, तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि हम प्रॉपर्ली इसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर हमें रिवाइंड करें, हमने जो IFRS 15 पढ़ा तो हमें पता है कि भाई अगर तो ओवर टाइम है, अगर तो हमारे पास ओवर टाइम है तो हम क्या कर रहे होंगे, थोड़ा करके अपनी बुक्स के अंदर रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाएंगे, वैसे वैसे अपनी बुक्स के अंदर अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करते जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई वो डायरेक्टली एक ही दफ़ा, मतलब इन दी एंड जाके हमें प्रोडक्ट देना होगा, इन दी एंड जाके हमें हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कि पॉइंट इन टाइम जाके हमें डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, गुड ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि थोड़ा बन के वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ना कंस्ट्रक्शन वाले केस के अंदर कि उसमें थोड़ा बिल्डिंग बन रही है, थोड़े फ्लोर बन रहे, तो एक उसकी ऑब्लिगेशन थोड़े फ्लोर की पूरी होते जा रही, तो वैसे वैसे अपना वो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहा होगा। लेकिन पॉइंट इन टाइम क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो हमें देखना होगा कि भाई वो फोर्सेबल है, वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसको टेस्ट करना है वगैरह वगैरह। तो अगर वो पॉइंट इन टाइम वाला केस है तो जब हमारा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब वो बन जाएगा, प्रोबेबल चांसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, इसके सब कुछ हो जाएगा, तो फिर हम अपनी बुक्स के अंदर अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि कब ओवर टाइम होगा, पॉइंट इन टाइम होगा, दैट इज वी कैन नॉट रीजनेबली मेजर द आउटकम। हमें नहीं पता कि भाई वो प्रोडक्ट कैसे बने, मतलब बनेगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो फिर हमारे पास IFRS 15 कहता है अगर आपको नहीं रीजनेबली मेजर हो सकता आउटकम, तो फिर आप क्या करें, कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करें, रेवेन्यू उतना रिकग्नाइज करें जहाँ तक आपको लगता है कि द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड, द एक्सपेक्टेशन यू हैव दैट द कॉस्ट you have incurred expect the cost incurred in satisfying the performance obligation, then recognize revenue to the extent ऑफ द कॉस्ट इनकट। फिर जहाँ तक आपने कॉस्ट इनकट की और आपको पता है कि जहाँ तक आपने जो चीज़ प्रोड्यूस कर ली है उतनी आप उससे कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, तो बस आप उतना ही रेवेन्यू रिकग्नाइज करें, ना कि ज़्यादा। जितनी आपने कॉस्ट इनकट की और आपको पता है वो कॉस्ट आप वापसी
वापसी कवर कर लेंगे तो उतना ही सिर्फ रेवेन्यू रिकग्नाइज करें, ना कि उससे ज़्यादा। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक आर्टिकल के अंदर एक क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 1 सितंबर 2009 बर्नेट कंपनी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ क्राउड फंडिंग कैंपेन टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू रेसिंग बाइक। क्या करना है कि उनको कोई न्यू रेसिंग बाइक बनानी है। अपना उन्होंने क्या किया होगा, अपना प्रोडक्ट, अपना आइडिया एक वेबसाइट पे दिखाया होगा। टू कैंपेन द फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू बाइक द क्रैकन, ये साइकिल का नाम है या बाइक का नाम है। दे मेड अ शॉर्ट फिल्म with famous cyclists which set out the qualities of the Kraken bike and posted on the pedal starter crowdfunding platform। उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे अपनी शॉर्ट फिल्म बना के विद डिफरेंट साइकिलिस्ट अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना के पेडल स्टार्टर जो भी इनका क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर दिया। और ये जो कैंपेन है उनकी फ़ंड रेस करने के लिए, नई रेसिंग बाइक बनाने के लिए, उनका क्या है, उनको कितने पैसे रेस करने। द कैंपेन रेस 4 मिलियन ऑन विच पेडल सेटर चार्ज 7% ऑफ कमीशन। इन्होंने कितने 4 मिलियन रेस कर लिए, जिस पे 7% उस क्राउड फंडिंग वेबसाइट ने चार्ज किए। 4 मिलियन का 7% कितना होता है हमारे पास, 0.28 मिलियन। दैट इज समथिंग 2,80,000। 0.28 2 लाख, ठीक हो गया। द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द क्राउड फंडिंग कैंपेन वर प्रॉमिस अ रिवॉर्ड ऑफ 1 क्रैकन बाइक फॉर एवरी $4,000। तो यहाँ पे क्या है, रिवॉर्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है, क्योंकि उसने कहा है जिन जिन लोगों ने $4,000 कंट्रीब्यूट किए हैं उन सबको एक एक बाइक मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने टोटल कितने पैसे रेस किए हैं, 40,000, 4 लाख, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 4,000, तो इनको ओवरऑल 1,000 बाइकें देनी है। सही है, 1,000 बाइकें देनी है टोटल फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ 1 क्रैकिंग फॉर एवरी $4 कॉन्ट्रीब्यूटेड। एट द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर बर्नेट कंपनी हैड मैन्युफैक्चर्ड ओनली 50 क्रैकन बाइक्स। 1,000 में से 50 बना ली है, तो हमारे पास कितनी रह गई, 950 रिमेनिंग है हमारे पास, और ये बिल्ड हो गई है। एंड मैन्युफैक्चर ओनली 50 क्रैकन बाइक एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2,40,000। ये जो 50 बाइकें बनाई हैं इस पे इन्होंने कितनी कॉस्ट इनकट की है, 2,40,000। बट नन हैड बीन डिलीवर्ड टू कंट्रीब्यूटर। बना लिए लेकिन अभी तक कंट्रीब्यूटर्स को दी नहीं है। सही हो गया। देयर वर सम डाउट एज टू द कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द बाइक प्रॉमिस। अब इनको क्या है, इनको एक कंसर्न है कि इनको अपनी काबिलियत पे शक हो रहा है कि जो कंपनी उन्होंने सेटअप की है कि वो बना पाएंगी कि नहीं, वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगी नहीं, या बनाने के बाद अपने कंट्रीब्यूटर्स को डिलीवर कर पाएंगी कि नहीं। तो देयर इज़ अ कंसर्न, देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन गैप। उनको अपनी काबिलियत पे शक हो रहा है कि ये जो 1,000 बाइकों का वादा कर लिया है ये 1,000 बाइकें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक हो गया। और क्या लिखा हुआ है, बट बर्नेट कंपनी इज श्योर दैट द फंडिंग विल कवर एनी कॉस्ट इनकर्ड। सही हो। अच्छा, तो अब इन दिस केस क्योंकि हमारा रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है, तो हमें अंडर IFRS 15 कैसे जो चीज़ बना ली है, जो 50 बाइकें बना ली हैं, उस पर रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करें। क्योंकि एक तो हमारे पास देखें यहाँ पे अभी कोई हमें ना सेलिंग प्राइस बताइए, कोई सेलिंग प्राइस नहीं बताई हुई, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूटर्स को दिया ही नहीं है अभी, ना अपनी कोई सेलिंग प्राइस डिसाइड की, क्योंकि उन्होंने खुद अभी तक शक है अपनी काबिलियत पे कि भाई वो पूरी 1,000 बाइकें बना पाएंगे कि नहीं, उनको बेच पाएंगे कि नहीं, उनको डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। तो उनको खुद अपनी चीज़ों पे शक है, तो उनके पास कोई अभी सेलिंग प्राइस तक उन्होंने डिसाइड नहीं करवाया, सिर्फ बना के रख दिए। तो अकॉर्डिंग टू IFRS 15 जहाँ हमें पता है कि भाई हमें कभी कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ अपनी काबिलियत पे शक है, और यहाँ पे हमें बताया हुआ है IFRS 15 के अंदर कि अगर आप रीजनेबली मेजर नहीं कर सकते अपने आउटकम को,
तो आप क्या करें, उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें, उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें जितनी आपको एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है वो वापसी रिकवर कर लें। क्या कर लें, उसको रिकवर कर लें। तो हमने अभी तक क्या कॉस्ट इनकर्ड की है, 2,40,000 ये 50 बाइकें बनाने में कॉस्ट इनकर्ड कर ली। और क्या कॉस्ट इनकर्ड की है, और हमने एक और क्या कॉस्ट इनकर्ड की है, क्योंकि इसने बोला है एनी कॉस्ट इनकर्ड, जो भी कोई कॉस्ट इनकर्ड होगी या जो कॉस्ट अब तक इनकर्ड हुई है वो सारी वो रिकवर कर लेंगे। ये उनको श्योरिटी है, इस श्योर द फंडिंग विल कवर एनी कॉस्ट इनकर्ड। और उन्होंने क्या इनकर्ड किया था, ये 2,80,000 रुपये कमीशन, ये इनका एक एक्सपेंस एक और था इस फंड रेज करने के अंदर। तो असूलन तौर पे उन्होंने कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर ली है, हमारे पास कितनी कॉस्ट आ गई है इनकर्ड, 2,40,000 और हमारे पास 2,80,000। तो हमारे पास ऑल टुगेदर 5,20,000 की हमने कॉस्ट इनकट कर ली है। ये बाइक्स, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी और हमारा कमीशन एक्सपेंस था। तो हम अपने पास क्या करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, हम अपनी बुक्स में एक एंट्री क्या बना रहे होंगे, रेवेन्यू कितने का रिकग्नाइज कर रहे होंगे, 5,20,000 रुपये का। सही हो गया, एक हमारे पास ये अमाउंट आ रही होगी। दूसरी हमारे पास क्या आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की, 2,40,000 जो कि इस बाइक को बिल्ड करने में लगी है। फिर हमारे पास एक क्या चीज़ आ रही है, कमीशन आ रहा है, कमीशन एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है 2,80,000 का, जो कि P&L के अंदर एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। ये सब चीज़ें हो गई। फिर हम लोगों ने कितने पैसे रेस किए थे, 4 लाख, 4 मिलियन, 4,000, 40,000, लाख, 4 लाख, जिसमें से हम लोगों ने कितने अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर लिए रेवेन्यू, 5,20,000। तो हमारे पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है, ये हमारे पास 348,000, दैट इज 3.48 मिलियन। ये 3.48 मिलियन क्या है, हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू, जो कि अगर हमने पढ़ा हो IFRS 15, उसमें टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें पैसे पहले दे दिए जो कि प्रोडक्ट हम 1 साल बाद या 2 साल बाद देंगे। तो IFRS 15 क्या कहते हैं, अगर हमें कोई इन एडवांस मिल गए हैं पैसे, जो चीज़ हमें 1 साल बाद 2 साल बाद में जाके देनी है, तो वो पैसे क्या ट्रीट हो रहे होंगे, एज अ लोन ट्रीट हो रहे होंगे। तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास एज अ लाइबिलिटी हमारे पास SOFP के अंदर शो हो रही होगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिनेरियो आ रहे होते हैं, हमारे पास टेक्निकल आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, जिस चीज़ के अंदर हमें अपनी बेसिक जो हमने नॉलेज ली है उसको अप्लाई करके दिखाना ज़रूरी नहीं है। देखिए हर बंदे की थिंकिंग सेट ऑफ अलग हो सकती है, उनका आंसर लिखने का तरीका, उनकी अप्रोच, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर बंदे के पास नॉलेज सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, तो उनके पास नॉलेज सेम होगी। उनका आंसर का लिखने का तरीका, आंसर का अप्रोच करने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर बंदे के आंसर अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको अपनी अकाउंटिंग नॉलेज यूज़ करनी होगी ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। आपका वो क्या चेक कर रहा है, कि जो आपने रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स जो स्टैंडर्ड हमें सिखाते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जो आपने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं वो जितने भी रूल्स पढ़े हैं, मतलब आपने जितने भी सिनेरियो पढ़े होंगे, हर दुनिया में आने वाले सिनेरियो कवर नहीं कर दिए स्टैंडर्ड ने। उसने जो पॉसिबल है, जो अब तक हो चुके हैं, वो सिनेरियो उसने कवर करके दिखा दिए। लेकिन जो आने वाले हैं, जो हालात अब चल रहे हैं, जो करंट सिनेरियो सब चल रहे हैं, जो क्या कहते हैं,
करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो जिस पे अब स्टैंडर्ड ने अभी कुछ नहीं किया, तो हमें उस पर अप्लाई कैसे करना है वो हमें करके दिखाना है। वो स्टैंडर्ड नहीं करके दिखाएगा, उसने आपको नॉलेज दे दी है, अब आपका काम है कि आगे उसको करके दिखाना। इसी तरह जब आपने आंसर लिख रहे होंगे, जिसमें आपकी रीजनेबल जजमेंट होगी कि भाई अब अपनी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये टॉपिक था, ये था क्राउड फंडिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने अभी तक क्राउड फंडिंग इस चीज़ के अंदर कवर कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया दूसरा, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद जो वो लेक्चर होगा उसके अंदर कवर कर रहे होंगे।